बीमारी से जुड़े कारण और निवारण खुद डॉक्टर बताएंगे आपको। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश हेल्थ आउटलुक में। शहर में ठंड दिन ब दिन जानलेवा होती जा रही है। जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत आज लगभग हर दूसरे घर में हो रही है। शहर में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को देखते हुए भी अब लोगों को डर सताने लगा है। ऐसे में लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे वो अपने आप को इस ठंडी से बचा सकते हैं। इस विषय पर बात करने और शहरवासियों को जागरूक करने के लिए हमारी टीम पहुंची फैमिली केयर ओपीडी सेंटर कल्याणपुर में, जहां हमारी संवाददाता नेहा ने की वहां के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अक्षय मिश्रा से खास बातचीत। देखिए आप भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेल्थ आउटलुक में। इस समय हमारी टीम आ पहुंची है फैमिली केयर ओपीडी सेंटर पे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी, जो कि एमबीबीएस हैं, एमएस हैं। आइए मिलकर उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं आँख, कान और गले से संबंधित समस्याओं को लेकर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं? मैम, मेरा जो मूल घर है वो हमीरपुर पड़ता है। बुंदेलखंड में एक जगह पड़ती है हमीरपुर, दो नदियों के बीच में बसा है, बड़ी प्यारी जगह है। ओके, जी मैम। अच्छा और जी। तो सर, कानपुर में आप कहाँ पे रहते हैं? जी मैम, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। इंदिरा नगर यहाँ कल्याणपुर में पड़ता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और मेरा जो भी स्कूलिंग रहा है, जो भी मैंने मेडिकल किया है, सब केजीएमसी लखनऊ से किया हुआ है। ओके, तो सर आप यहाँ पे फैमिली केयर ओपीडी सेंटर में, यहाँ पे आप एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आप हैं बैठते हैं, तो सर ये बताइए क्या यहाँ के अलावा किसी और जगह भी आप सर्विस दे रहे हैं? नहीं मैम, फिलहाल तो मैं यहीं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, यहीं पे मैं रहता हूँ। ओके सर, आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, और आपने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ग्रहण की और किस तरह आप इस क्षेत्र में आए, और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप ईएनटी फील्ड को चूज करें? मैम, मेरा जितना भी मेडिकल का जो भी रहा पढ़ाई, सारा पहले एमबीबीएस स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने ये सब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है उससे हम लोगों ने किया। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों का पीजी का एग्ज़ाम होता है, तो हम लोगों ने उसको क्रैक करने के बाद हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, मतलब एक स्पेशलाइजेशन। ओके, स्पेशलाइजेशन के बाद एक सीनियर रेजिडेंसी होती है, तो हम लोगों ने ये भी प्रक्रिया जो थी अपनी वहीं लखनऊ से ही पूरी करी। जी। तो करीब मैं 10 साल मैंने सारे अपने केजीएमसी में ही बिताए। ओके, जी मैम। तो सर का कहना है कि 10 साल जो केडीएमसी कॉलेज लखनऊ है, वहाँ से इन्होंने अपनी सारी डिग्री डिप्लोमास लिए और वहीं के एक्सपीरियंस से पूरी तरह से परिपूर्ण होकर यहाँ पे आके समाज में लोग की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर आइए बात करते हैं अब जो मेन मुद्दा है, हमारी जो समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं आजकल। सर, हम बच्चों को देखते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में देखते हैं कि वो अपने मुँह से बोल नहीं पाते। पैदा हो बच्चा छोटा या 2 साल 3 साल का बच्चा, वो स्पेसिफिक बता नहीं पाता उसको क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी कान में टच करता है, कान दर्द हो रहा है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दे आर सफरिंग विद सम ईयर डिसीज, उन्हें कुछ कान में प्रॉब्लम है, कैसे आइडेंटिफाई करें? मैम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इस समय जो पब्लिक है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसको जानना भी है कि खासतौर पे बड़े तो बता सकते हैं कि भाई मेरा कान बह रहा है, कान गीला हो रहा है, Yes. पर बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट रहता है कि देखिए बच्चा कहीं आपका बार बार कान पकड़ के कहीं रो तो नहीं रहा, कान टच करने में उसको दर्द तो नहीं हो रहा, ओके, वो प्रॉपर रात में नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यस, हाँ, जो मदर्स हैं या जो केयर टेकिंग गार्जियंस हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कान से कोई येलो या कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं बाहर आ रही जो हल्का सा बदबू स्मेल कर रही है। ओके, इन चीज़ों से हम लोग एस्पेक्ट से पता करते हैं कि बच्चे को कान में कुछ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में कुछ डाल लेते हैं, ओह, छोटी मोटी चीज़, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। अब ये प्रॉपर हम लोग जब देखते हैं बच्चे को, फिर चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है। क्या है? ओके सर, ये बताइए, जैसे आप देखते हैं बच्चा घर में पैदा हुआ, तो आपको पता है हमारे ट्रेडिशन में है कि मालिश में लोग बहुत जोर देते हैं, और मालिश में एक फिर क्या होता है, जो नाउन हमारे घर पे आती हैं, वो बॉडी का शायद ही कोई पार्ट बचता हो जहाँ पे वो ऑयल ना डालती हो। दे यूज्ड टू अप्लाई ऑयल एवरीवेयर। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपका क्या ओपिनियन है कि जो बच्चों के कान में, नाक में क्या तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मैम देखिए, कान में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओटोमाइकोसिस, मतलब ओटो मीन ईयर, माइकोसिस मीन फंगल। ओके, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है बच्चों में, मोस्ट कॉमनली इसमें आजकल देखा गया है कि जब बच्चों में पानी चला जाता है तब कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये फंगस अच्छा भी नहीं होता है बच्चों में, कई बार ये पर्दे को भी डैमेज करता है, कई बार दर्द भी करता है, कान में बड़ी खुजली भी होती है। तो बेटर रहता है कि हम लोग इस समय एडवाइस करते हैं कि कान में पानी या कान में तेल ना डालें, वही बेटर है।
थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ का भी इसमें रोल है कहीं ना कहीं, कि जो चीज़ पहले प्योर होती थी अब उतनी प्योरिटी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन को प्रोन की तरफ ले जाती हैं कि यस मैम, तो बेटर है अवॉइड करना। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चों को कान में डालने से फंगस इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए बेटर यही है कि आप कान में ऑयल को ना डालें। अच्छा सर, ये बताइए जैसे अडल्ट्स की हम बात करते हैं, बड़े लोग हैं हमारी उम्र या आपकी उम्र के, या इवन बूढ़े भी, हमने देखा लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, दे यूज टू पुट हाइड्रोजन एंड देन दे यूज टू पोर आउट immediately after some time. So sir, is it right or wrong? हाइड्रोजन का यूज़ करना चाहिए या नहीं? मैम डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं है। पहले लोग करते थे इस चीज़ को, जब हमारे पास उस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी जो ईयर वैक्स को या इन्फेक्शंस को अच्छे से क्लियर कर सकें। उतने पोटेंट एंटीबायोटिक्स या उतने पोटेंट वो ड्रग्स नहीं होते थे हमारे पास जो वैक्स को क्लीन कर सकें। तब लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन का यूज़ करते थे। बट देखा गया कि जब हाइड्रोजन जो होता है, अगर हमारा पर्दा कहीं किसी कारणवश डैमेज्ड है, तो अगर आप उस समय हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ये पर्दे के डैमेज पार्ट को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ अगर अंदर नर्व भी है हमारी, जो हमारी सुनने की नस होती है, उस पर भी कुछ चेंजेस ला सकता है। तो बेटर है कि अब इतने अच्छी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं तो हम उन चीज़ों को यूज़ ना करें तो बेटर है। तो हाइड्रोजन मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि इसको अवॉइड ना करें। हालांकि रूरल एरियाज़ में अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, बट अवॉइड करें इसको। बेटर है कंसल्ट डॉक्टर से करें, अगर कोई दिक्कत हो रही है इनका यूज़ करें। ओके तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपके कान के पर्दे में कुछ दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को और बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। और नर्व जो है आपकी, जो सुनने की जो सेंसरी मोटर स्किल्स होती हैं आपके अंदर, जो सुनने की जो क्षमता है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा। ओके सर हमें ये बताएं कि बच्चों में बहरापन हमने देखा है, ठीक है, और तो बहरापन कई बार होता है, बच्चा पैदा हुआ तो उसको बहरा होता है, तो पहली बात तो पैदा बच्चे को कैसे पहचाने कि वो सुनने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है या नहीं है? मैम गवर्नमेंट अब एक नए कुछ प्रोटोकॉल्स भी ला रही है जिसमें बच्चों के कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम लोगों को कराने ही पड़ते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब पहले देखते थे तो बच्चे का बर्थ वेट देखते थे, हम ये देखते थे कि कहीं उसमें कोई जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है। बट अब कुछ और रूटीन चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि रेटिना एग्जामिनेशन होना। बच्चों में कान का एक टेस्ट होता है, ओटो अकॉस्टिक एमिशन, OAE हम लोग बोलते हैं इसको। इसके लिए बच्चे का उतना रिस्पांस नहीं, जैसे हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बड़ा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कि किसी ने बोला हमें कि अब आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, बच्चा नहीं बता सकता। तो कुछ ऐसे टेस्ट, ये OAE एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बच्चा बस सिर्फ है वहाँ पे, और हम लोग उसको अपने मशीन्स के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे का रिस्पांस ठीक है कि नहीं। तो अब ये कंपलसरी हो गया है कि हर बच्चे में जो भी बर्थ हुआ है, न्यूबॉर्न हुआ है, उसमें ये करवाना चाहिए हमें। 4 से 5 हफ्ते के अंदर में अगर करवा लें तो बेटर रहता है मैम। बेटर। तो सर ये बताइए, बहरापन एक्चुअली होता क्यों है? क्या मदर्स की किसी मतलब की अनुवांशिक कुछ प्रॉब्लम की वजह से पेरेंट्स में बच्चे पे ये चीज़ चली जाती है, या किसी न्यूट्रिशन की कमी से सब चीज़ें होता है, या फिर कुछ बॉडी में नर्व या कुछ अलग प्रॉब्लम्स है? प्लीज़ उसे हमें एक्सप्लेन करें। मैम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी फैमिली के लिए कि अगर बच्चा बहरा हो रहा है या बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफाई करना। देखिए रीजंस बिल्कुल डेफिनेटली इसमें जेनेटिक रीजंस होते हैं, माता पिता में दिक्कतें होती हैं जो आगे कई बार अगली पीढ़ी में चली जाती हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक प्रोग्नोसिस कहते हैं कुछ चीज़ों का। बट जितना इंपॉर्टेंट है कि ये जाना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं बच्चे के बाद में रिहैबिलिटेशन के लिए, बच्चे की नॉर्मल हियरिंग के लिए, उसके लिए है कि जितना जल्दी, कहते हैं कि एक 5 ईयर की एज हमने डिफाइन करी है कि जितना 5 ईयर के पहले आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग बेरा बोलते हैं, जैसे OAE बोलते हैं, ये हमारा एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कई बार हम लोगों के पास बच्चे फैमिली कंप्लेन करने आती है कि हमारा बच्चा बोल नहीं पाता, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ही कुछ और होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा अगर सुन ही नहीं पा रहा तो वो बोल कैसे पाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना, फैमिलीज़ को समझाना भी बड़ा कठिन होता है कि फैमिलीज़ मानने को तैयार नहीं होती। नहीं, हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा, अब आप बोल रहे हैं कि सुनने की जाँच कराइए। तो मैम ये काउंसलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग, उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ लोग हियरिंग एड स्टार्ट करते हैं अर्ली पे, कभी कभी कुछ बच्चे जल्दी तैयार हो जाते हैं तो हम लोग कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छा आप बच्चे का फ्यूचर दे पाएंगे। डेफिनेटली। सर तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहरा है, जन्मजात बहरा है, अब बहरापन तो उसकी बॉडी में आ चुका है, तो क्या इसका कोई इलाज संभव है या नहीं है? डेफिनेटली मैम, एक बड़ा अच्छा स्कीम चल रहा है, एडिप स्कीम हम लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके थ्रू कॉकलियर इम्प्लांट्स हमें बहुत सारे जो बच्चों के लिए नीडफुल हैं वो हमें प्रॉपर गवर्नमेंट सब्सिडी पे हमें अवेलेबल होते हैं, और उनको कुछ पर्टिकुलर सेंटर गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं जहाँ पे ये ऑपरेशंस होते हैं। तो वहाँ उन बच्चों का ऑपरेशंस भी किए जाते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं इस चीज़ के। बट फिर मैंने वही चीज़ कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है कि कितना जल्दी बच्चे का आप ऑपरेट करें। अगर आप एक 20 साल के बच्चे का, 15 साल के बच्चे का ऑपरेट करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल पूरा डेवलप हो चुका है। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपका एक पाथवे होता है, जो हमारा इसको बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे, अगर ये पाथवे प्रॉपर तरीके से, जितना जल्दी आपने को, भाई एक सिंपल सा वर्ड है, अगर आप किसी चीज़ को जल्दी यूज़ करने लगेंगे
प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ यूज़ करेंगे तो आपका वो अच्छा फंक्शन करेगा। अब किसी बच्चे ने इतने लंबे समय तक सुना ही नहीं आवाज़ को, तो वो कैसे अचानक इंटरप्रेट कर लेगा कि ये साउंड है, ये वर्ड्स हैं। और वहीं अगर बच्चा भाई जिसका टाइम हुआ है कि अब वो सीख रहा है दुनिया में आके और उसको फिर वो प्रॉपर चीज़ें मिलेगी, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैम कॉकलियर इम्प्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हियरिंग एड भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट अल्टीमेट ऑप्शन इज़ कॉकलियर इम्प्लांटेशन। सो जो लोग हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि अगर बच्चा जन्म से बहरा पैदा हुआ है और वो सुन नहीं सकता तो ये उसके भाग्य में है कि वो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर इलाज संभव है, आपके बच्चे का इलाज हो सकता है। उसको ट्रांसप्लांट करके ईयर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सही करी जा सकती हैं। जैसे सर ने बताया है कॉकलियर इम्प्लांटेशन जो होता है, तो आप उसके थ्रू जाके उसको ऑपरेट करा के सही कर। लेकिन द मेन फैक्टर इज कि कितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपके बच्चे को रियल में हियरिंग प्रॉब्लम है। ओके सर, सर हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि कान की हड्डी गलने लगती है, तो सर ये कान की हड्डी गलने का रीज़न क्या है, क्यों गलती है और किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? मैम देखिए, कान के जब बहता है कान तो हम लोगों को दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली चीज़ होती है कि हमें ये देखना होता है कि क्या सिर्फ पर्दे में कोई गड़बड़ी है, या फिर हमें ये देखना पड़ता है कि पर्दे की गड़बड़ी के साथ साथ हमारी हड्डी में भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैम, पर्दे का गलना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ प्रॉब्लम है बट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट बोन डिजॉल्व होना, इसको हम लोग बोलते हैं अनसेफ ईयर। अनसेफ ईयर का मतलब होता है ये ईयर सेफ नहीं है और ये कहीं ना कहीं बीमारी को गड़बड़ कर रहा है। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, कोलेस्टोमा। ये वो फैक्टर है जो हमारे अंदर की बोन को डिसॉल्व करता है। यस, अगर हमारी बोन डिसॉल्व कर रही है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये हमारे दिमाग में एब्सेस कर सकता है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जितना जल्दी हो सके कि कहीं ये बोन डिसोल्यूशन वाला कान बहना तो नहीं है, यानी कि कहीं अनसेफ ईयर तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आइडेंटिफाई होगा उतना जल्दी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ने के लिए। सो जैसा कि आप जानते हैं कान को जो बहना होता है, जो लोग नॉर्मल होते हैं दवाइयाँ दे के सही करना चाहते हैं, तो उसको बहुत सीरियस, ये एक बहुत सीरियस टर्म है। अगर किसी बच्चे का कान बह रहा है, किसी अडल्ट का कान बह रहा है, क्योंकि यही एक लेवल पे जाके आपकी हड्डी को गला भी सकता है। तो उसको जितना जल्दी हो सके आप आइडेंटिफाई करें। द मेन थिंग जो सर बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर कान में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप नॉर्मली ट्रीट ना करें, उसको बहुत सीरियस तरह से आप डील करें। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे नाक की हड्डी की बात कर रहे हैं, जैसे लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, फिर उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, स्नोफीलिया भी हो जाता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। सो ये नाक की हड्डी का बढ़ना मतलब क्यों होता है, क्या रीजंस है, प्लीज बताएं। मैम एक बड़ा कॉमन वर्ड है कि बोलते हैं कि कॉमन की डेफिनेशन क्या है। तो कॉमन हम लोग एक डेफिनेशन देते हैं कि जो मेजॉरिटी है वही कॉमन है। तो नाक की हड्डी का हल्का सा टेढ़ा होना, मतलब डीएनएस होना, डेविएटेड नेजल सेप्टम होना, एक अगर एक माइल्ड डिग्री तक है तो इसको बोलते हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई बार बर्थ जब हो रही होती है तब बच्चा बर्थ कैनाल से पास हो रहा होता है, कई बार इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा होता है, तो हल्का फुल्का हड्डी टेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये हड्डी इतना टेढ़ा हो रहा है कि हमारे किसी एक साइड के नेजल कैविटी को ये ब्लॉक कर रहा है, तो हमें इसको बोलते हैं कि प्रॉपर डेविएटेड नेजल सेप्टम है। इसके लिए कहते हैं कि शुरुआत में जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक इसका ऑपरेट नहीं किया जाता है। जब बच्चा 18-19 साल तक की उम्र तक पहुंच जाता है तब हम लोग इसको ऑपरेशन सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। सेप्टोप्लास्टी करके इसको ठीक कर दिया जाता है। करेक्टिव सर्जरी है, बढ़िया रिजल्ट रहते हैं इसके। बाकी ऐसा उस तरीके का कुछ नहीं है इसमें कि बोला जाए कि जैसे एलर्जी है, मैम आपने वर्ड बोला था, तो एलर्जी का हड्डी मुड़े होने से रिलेशन नहीं है। कई बार हाँ ऐसा होता है कि किसी की हड्डी भी मुड़ी है, उसको एलर्जिक प्रॉब्लम भी है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हम लोग बोलते हैं। हाँ, उन पेशेंट्स को दिक्कत ज़्यादा होती है क्योंकि एक तरफ तो आपका हड्डी भी मुड़ा हुआ है, ऊपर से आपको एलर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रीदिंग पाथवे है वो हैम्पर होता है थोड़ा सा। तो बेटर है अवॉइड करें, थोड़ा स्टीम लें, थोड़ा सा वेट करें प्रॉपर एज का, तब हम लोग ऑपरेट करके आगे ठीक करते हैं उसको। तो बाय द वे, अगर आपकी नाक की हड्डी थोड़ा बहुत हड्डी का बढ़ना या घटना, दैट इज़ कॉमन, नॉर्मल। कई बार बच्चा जब बर्थ लेता है तो टाइटनेस की वजह से या उसके बर्थ प्रोसेस में या फिर इंस्ट्रूमेंट लगने से कुछ थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम, दैट इज़ ओके। बट अगर बच्चे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो वो आफ्टर 18 ईयर ही उसको ऑपरेट किया जा सकता है। और ये कोई बहुत, इसके लिए कुछ नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे सर ने कहा स्टीम लीजिए, कि आपको बाकी ऑलरेडी आपको एक प्रॉब्लम है, आपकी हड्डी टेढ़ी है, तो और कोई प्रॉब्लम आपके पास ना आए, इसलिए आप स्टीम लें और अपनी प्रॉपर केयर करें टिल एज ऑफ 18। ओके सर, सर ये बताइए कि बहुत एक जनरल सी चीज़ आपको पता होगी, आप तो जानते हैं टॉन्सिल्स।
बच्चों में, बड़ों में, इवन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम रहा है टॉन्सिल्स का, और अभी भी कुछ भी मैं ठंडा खाती हूँ तो हो जाता है। सर टॉन्सिल्स क्यों होते हैं? मैम देखिए, आपने एक तो पॉइंट ऑलरेडी दे दिया कि ठंडा खाते हैं तो हो जाता है। कई बार ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, कई चीज़ें पैथोलॉजीज हैं, कुछ इन्फेक्टिव होती है, कुछ एलर्जिक होती हैं। अब जैसे एलर्जिक वाला होता है कि कोई लोग बहुत ठंडा खा रहे हैं, अब ठंड में आप रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट होता है। टॉन्सिल को हम लोग गलत अर्थों में ले लेते हैं कई बार कि ये क्या है, एकदम बढ़ गया गड़ गया, बट एक्चुअली में बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती हैं। खास ज़रूरत होती है इनकी बच्चों में। ओके। कहते हैं मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है टॉन्सिल की वो 5 to 7 ईयर्स तक होती है, ओके। क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम इम्यूनिटी उस समय चाहिए होती है। जी। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर हमें इसकी टॉन्सिल की नीड उतनी कम हो जाती है, फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है कुछ लोगों के लिए। यस। बेटर है नमक पानी का गरारा करिए, थोड़ा सा खाने के बाद अपने गार्गल्स करते रहिए, क्लीन रखिए। अगर ऐसा होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको कम समय के लिए लेते हैं। अगर आप कम टाइम के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हो तो जो डिसीज़ रेजिड्यू हो जाती है, बच गई, पूरी कंप्लीट नहीं खत्म हो पाई, तो वो बार बार प्रॉब्लम को जनरेट करती है। बट अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली ले रहे हैं, कहते हैं 7 to 10 डेज़ का जो एंटीबायोटिक कोर्स होता है एक्यूट इन्फेक्शंस में, ओके। आप प्रॉपर लीजिए, बार बार नहीं होता। ऑपरेट की ज़रूरत उन मरीजों में होती है जिनमें कि कुछ अलग से दिक्कत हो रही है, जैसे खाने में दिक्कत हो रही हो, स्पीच में दिक्कत हो रही हो, कुछ और भी इस तरीके की दिक्कत हो, डिस्फेजिया हो रहा है, इस टाइप की दिक्कत के लिए फिर हम लोग बोलते हैं तब ऑपरेट। अदरवाइज कोई ऐसी नीड नहीं होती है। थोड़ा सा गार्गल्स करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ठंड से बचिए और इन्फेक्शन से बच के रहिए। ओके सर। सर अभी आपने एक बात कही कि ऑपरेशन की बात आई यहाँ पे टॉन्सिल्स को लेके, तो सर ये मैंने कई बार सुना ऐसा कि जब बच्चों टॉन्सिल्स के लिए अगर ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेट करते हैं, तो उसके बाद साउंड प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों का साउंड चेंज हो जाता है, उनका टोन थोड़ा चेंज हो जाता है। सो सर इज इट राइट और रॉन्ग? मैम डेफिनेटली राइट है ये। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे टॉन्सिल के एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलर बेड, वहाँ से अटैच होती हैं और नीचे लैरिंग्स तक जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर ये मसल सैंपल होती हैं, अगर आपने बिल्कुल केयरफुली ऑपरेट नहीं किया, आपने एकदम रैपिडली डैमेज करते हुए चले गए, कुछ भी निकाल दिया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव आ सकता है इस चीज़ का। ओके सर। तो मतलब इसका कहना है कि बहुत अच्छे से केयर के साथ उसको ऑपरेट करा जाए, मतलब कि पूरी तरह जानकार डॉक्टर के थ्रू। ओके सर। सर ये बताइए, और एक तो टॉन्सिल्स हो गया, तो सिंगल वाला टॉन्सिल हो गया, सिंगल बॉल निकलता है हमारे नेक के पास में, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया कि मम्स की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंछाई, तो उसमें कई गिल्टियाँ जैसे निकल आती हैं, ऐसा सुना है मैंने। सर तो वो किस कारण से होता है मम्स? मैम मम्स हमारा एक पैरोटिड ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें से जो मेजर ग्लैंड्स होती हैं उसमें से एक ग्लैंड होती है पैरोटिड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड में जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हमारे बीच में मिथ होता है कि जैसे ही ये निकल रहा है, मम्स हो रहा है हमारे पास, तो बस हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली हमें पहले सपोर्टिव मीजर्स लेने चाहिए। सपोर्टिव मीजर्स का मीन होता है कि आप पानी अच्छे से पीजिए, आप थोड़ा सा हाइड्रेशन मेंटेन करिए। अक्सर पानी की कमी दिक्कत होती है, वायरल डिसीज़ है, धीरे धीरे चली जाएगी। हाँ, अगर इसके साथ एसोसिएटेड कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब एंटीबायोटिक दी जाता है। अदरवाइज आप पानी पीजिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा सा गार्गल्स करिए और विटामिन सी की टैबलेट्स लीजिए, ये रिजॉल्व कर जाता है। ओके सर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सर ने बताया है कि अगर आपको टॉन्सिल्स है और मम्स, दो चीज़ें हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है सीधे आप दवाओं को शुरू ना करें और गार्गल करें, गर्म पानी पिएं नमक डालकर, गरारा करें, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और सेकंड चीज़ ये भी है, और जब अगर टॉन्सिल्स की कंडीशन है और आप अगर उसका कोर्स कर स्टार्ट किया है तो पूरा कोर्स करें, आधा कोर्स बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वो बार बार आपको अटैक करेगा, आपको प्रॉब्लम बार बार आएंगी। तो ठीक है सर, ये बताइए, हम थायराइड के बारे में जानना चाहते हैं कि आजकल देखते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत होती है, उसकी वजह से लोगों को कई बार डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं आप इस वजह से कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल भी आजकल इवन छोटे बच्चों को भी थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर थायराइड क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? मैम बहुत बड़ा इशू है। हाँ। थायराइड इस समय एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडियन कंडीशंस पे। थायराइड एक ऐसी ग्लैंड होती है मैम जिसका बॉडी के हर पार्ट पे ऑलमोस्ट रेगुलेशन होता है। Yes. अब ये रेगुलेशन दोनों तरीके से होता है कि अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये कम हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो जस्ट ऐसे तराजू हम समझ सकते हैं इसको कि तराजू है ना, इधर का हिस्सा कम होना चाहिए ना इधर का कम होना चाहिए, तो एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए। तो जो बैलेंस कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं यू थायराइड, मतलब पेशेंट इज ओके, थायराइड इज नॉर्मल, बट अगर ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हाइपर, और अगर कम होती है तो बोलते हैं हाइपो। पहले हम लोग देखते थे इस चीज़, ये प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा था कि लोग जो सॉल्ट होता था, जो हम लोग बोलते थे खड़ा नमक टाइप की चीज़, जो रॉकी साल्ट बोलते थे, बाद में जैसे आयोडाइज साल्ट ऐड हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की, इससे इतना बेनिफिट हुआ है कि कई हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। कुछ लोगों को घेंगा रोग भी बोलते थे हम लोग बचपन में कि घेंगा हो गया, घेंगा हो गया। थायराइड की बीमारी अभी भी बहुत ज़्यादा है मैम, और इसका एक कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंडीशंस पे हार्मोन डिसबैलेंस के लिए स्ट्रेस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो डेफिनेटली मैम, और रही प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स की नीड डबल हो जाती है, उनको अपने बेबी के लिए भी और खुद के लिए भी डिमांड बढ़ जाती है उनकी। जैसे हम लोग बोलते हैं जो
जिन फीमेल्स का मीनार्की हो रहा होता है उनमें ये डिमांड बढ़ जाती है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, इनमें डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड और सप्लाई अगर मैनेज ना हो पाए तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो डेफिनेटली रूटीन चेकअप्स बीच में लेते रहें। थायराइड प्रेगनेंसी कंडीशन में हमें डेफिनेटली थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, देखना चाहिए अगर कम है तो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। बच्चे की जो होने वाला बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए भी थायराइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर कमी है कहीं तो हमें उसको फुलफिल करना चाहिए और फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए हमें। तो सर ये बताइए, जैसे थायराइड को अभी आपने बोला डॉक्टर से प्रॉपर्ली ट्रीट करें और उसका बराबर चेकअप करवाते रहें, सर क्या इसका कोई घरेलू उपचार भी है थायराइड को लेके? मैम घरेलू उपचार में हम लोग कहते हैं कि आयोडाइज साल्ट लीजिए आप। जो भी नमक आ रहे हैं इस समय, अब तो फोर्टिफाइड नमक भी आने लगे हैं जो आयोडीन के साथ साथ आयरन सप्लीमेंटेशन भी बॉडी में करते हैं। तो ये नमक लीजिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए। कुछ फैमिलीज़ की सब्जियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये बेटर होता है। ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेसिका फैमिली, जैसे कद्दू, लौकी, तरोई। ये कहते हैं कि थोड़ा सा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करेगा तो उसके लिए बेटर रहेगा डेफिनेटली। बाकी आप हेल्दी डाइट लीजिए सब कुछ। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर सर ने बोला, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये जो वेजिटेबल्स उसको थोड़ा अवॉइड करना है। जैसे नॉर्मली लोग की मानना ये होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लौकी खाइए। इज इट करेक्ट सर? हमारे घर पे भी ऐसा है और सब लोग ये देखते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम सबसे लौकी बना के खाओ, जीरे से छौंक के खाओ। तो सर ने एक जो एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट बोला है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो कद्दू, लौकी जैसी सब्जियों को आप थोड़ा अवॉइड करें। ओके सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर सबसे आखिरी में मैं आपसे ये बोलना पूछना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे हैं अंडर एज ऑफ 3 और 5, तो उनको मान लीजिए जैसे कान कान में नॉर्मल जो गंदगी होती है तो टाइम टाइम पे हमें क्लीनिंग करें, उनके लिए कोई एक आप ड्रॉप सजेस्ट करें कि कौन सा ड्रॉप वो डाल सकते हैं? मैम मल्टीपल ड्रॉप्स आते हैं, कई नाम से आते हैं। ये सारे ड्रॉप इक्वली सब अच्छे पोटेंट हैं, सारे बड़ा इफेक्ट रखते हैं। बस बेटर रहता है जैसे कान की गंदगी, हमारे भगवान ने जो हमारा जॉ बनाया, जो मूवमेंट बनाया जॉ का, वो इतना बैलेंस करके बनाया है कि हमारे कान के अंदर की जो भी गंदगी होती है हमारे जॉ मूवमेंट के साथ ही धीरे धीरे प्रोपेल होकर बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है। Yes, बट yes. किसी कारण बस अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कान में पानी चला गया, हम्म। तो जो मैल है वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है। Yes, yes. तो ये वो समस्याएं होती हैं कि तब हमारा कान का मैल बाहर नहीं आ पाता। अदरवाइज इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है हमारा, ये जो बॉडी है जो भगवान ने बना के दिया है कि हर चीज़ मैनेज्ड है अपने आप से। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कई ड्रॉप्स आते हैं, जैसे ओटोरेक्स होता है, क्लियर वैक्स होता है, वैक्स कॉन होता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। Okay. So, sir, the drop that you have suggested right now, so is it okay for adults also? यस मैम, यस डेफिनेटली मैम। Okay. So, how many drops should a child take? एटलीस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स 3 times a day। Okay. And for adults? 4 drops 4 times a day। इस और एक फैक्टर रह गया है जो हमारे पास, ये बताइए जैसे छोटे बच्चे हैं तो सोते वक्त उनको पेरेंट दूध देते हैं पीने के लिए बॉटल में, तो बच्चों ने दूध पीते हैं, कभी कभी क्या होता है वो दूध बहकर कान तक पहुंच जाता है, तो उसके संबंध में कुछ हमें बताएं प्लीज। मैम डेफिनेटली ये जो पॉइंट आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों में हमें 3 चीज़ का खास प्रिकॉशन रखना चाहिए। कान की बीमारियां, भाई नाक कान गला जो होता है सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जी जी। 3 प्रिकॉशन ऐसे हैं जो बच्चों को कान के लिए जरूर लेना चाहिए। पहला कि नहाते समय कान में पानी न जाने पाए, थोड़ा बचाएं। हाँ। सेकंड, बच्चे को जुकाम होने से बचाएं। और तीसरा आपने जो बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम, कि बच्चा दूध पी रहा था और दूध पीते पीते दूध कान में चला गया। भाई कान में कैसे जा सकता है दूध? एक अंदर पाथवे होता है मैम जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब। नॉर्मल पर्सन्स में तो वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे होती है, पर बच्चों में क्या होता है इसका एंगल हाफ से भी कम होता है। जी, तो किसी भी चीज़ को ऊपर तक चढ़ने के लिए कम अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ता है। तो अगर बच्चा लेटा लेटा पी रहा है तो डेफिनेटली एक प्रॉपर पाथवे बन जाता है और कान में इन्फेक्शन चला जाता है। तो बिल्कुल एडवाइस है मेरी कि कोई भी बच्चा कभी भी लेटा के उसको दूध ना पिलाएं, हमेशा हेड एंड को थोड़ा सा उठा दें, एलिवेट कर दें। यस मैम। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप सुन लीजिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से कि अगर आपका बच्चा लेट कर दूध पी रहा है तो उसका हेड जो है उसको हल्का सा ऊपर करके ही दूध पिलाएं, क्योंकि दूध कान में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो और सर आप कोई नॉर्मल अगर सजेशन देना चाहें, पहले एक बच्चों की कैटेगरी को दीजिए सजेशन, आप एज अ ENT डॉक्टर। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो प्रॉपर डॉक्टर को सजेस्ट करिए। कभी भी अपने आप से घर पे खिलवाड़ मत करिए। ENT की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये स्टार्टिंग में बड़ी छोटी सी लगती हैं, बट बाद में धीरे धीरे इतनी क्रोनिक होती चली जाती हैं कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी ही बनेंगी। प्रॉपर डॉक्टर को सजेस्ट करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, लोकल दवा मत लीजिए, डॉक्टर को दिखा के ही दवा लीजिए। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह आज हमने बात की डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी से, जो कि यहाँ पे फैमिली केयर OPD सेंटर में बैठते हैं, और ये एक बहुत ही उम्दा डॉक्टर है। इनसे बातचीत करके हमें पता चला जो आजकल के जो नॉर्मल प्रॉब्लम जिससे लोग टैकल कर रहे हैं, परिवार के जन टैकल कर रहे हैं, उससे परेशान होते हैं और उससे बहुत ईजी वे में लेते हैं। तो सर ने बताया कि हर परेशानी इतनी आसान नहीं होती है,
चीज़ें बहुत गंभीर और बहुत भयानक रूप भी ले सकती हैं। तो सभी समस्याओं के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि खुद से उपचार करके उसको बढ़ाएँ ना, बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और आज के समय में हर चीज़ का उपचार संभव है, चाहे वो बहरापन हो या नाक की हड्डी का बढ़ना हो या कान की हड्डी का गलना हो। तो इस तरह से हमारी बातचीत हुई डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी से। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू।